आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 सॉल्यूशन की। ये हमारा मिशन 70 आउट ऑफ 70 का कोर्स है और हमारी प्रैक्टिकल सीरीज को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो आज से यही प्यार और सपोर्ट की उम्मीद करते हैं हम इस सीरीज के अंदर भी। इसमें मैंने अलग अलग बुक्स का रेफरेंस लेके और बहुत सारे पीडीएफ से क्वेश्चंस का रेफरेंस लेके इस पूरे नोट्स को तैयार किया है। नोट्स के अंदर आपको जो है, जो भी मैं पढ़ाऊंगी वो सब कुछ, मतलब वो आपको साथ साथ बता दूंगी कि बोर्ड पैटर्न है, यहाँ पे इस इधर इधर से बोर्ड के क्वेश्चंस बनते हैं। और मेरा मिशन ही है कि आप लोगों को 70 आउट ऑफ 70 दिलाने हैं। आपके एग्जाम में 70 नहीं तो चलो 65 अबव 60 अबव आप लोग स्कोर करिए। अगर आप लोगों ने अभी भी पढ़ाई नहीं किया ना, तो अब भी पढ़ाई कर लेना। ये बिल्कुल आपके बोर्ड के हिसाब से बनाई गई चीजें हैं जो आपके बोर्ड के अंदर पूछी जाती हैं। तो चलो और टाइम न वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो माई सेल्फ शीना कक्कड़ वाधवा, स्वागत है आपका साइंस सरफेस पर। तो चलिए सॉल्यूशन बेटा आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है, जिसमें जैसे कि हम शुगर और वाटर को मिक्स करेंगे तो वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसमें आप नहीं बता पाएंगे कि कहां पर शुगर है और वाटर में किस पोर्शन में शुगर है। यू विल नॉट बी एबल टू टेल दैट। सो दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। आपके सामने एक टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल के अंदर हम बात करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। सॉल्यूशन के ना दो पार्ट्स होते हैं, one is solute and the another one is solvent. Solute and solvent. Solution has two parts, one is solute and the another one is solvent. Solute and solvent हमारे पास two parts होते हैं solution के। तो यहाँ पे हमारे पास इफ आई टॉक अबाउट सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारा वो पार्ट होता है जो कि स्मॉलर क्वांटिटी में, कम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, तो दैट पार्ट इज सॉल्यूट। एंड द अनदर पार्ट जो कि ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जो कि मतलब जैसे वाटर और शुगर की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा शुगर है दैट इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। तो ये हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट हो गया इन केस ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट टुगेदर मेक्स अ सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट टुगेदर मेक्स अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज बेसिकली सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन। यहाँ पे इस टेबल के अंदर हम बात करेंगे सॉल्यूट्स हम अलग अलग लेंगे और सॉल्वेंट की। सबसे पहले हमने सॉल्वेंट तीनों बार में सॉलिड ले लिया, पर अब एक बार में सॉल्यूट सॉलिड लेंगे, एक बार में सॉल्यूट लिक्विड लेंगे और एक बार में सॉल्यूट हम क्या लेंगे? गैस लेंगे। जब हमने सॉल्यूट लिया सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, सॉल्यूट भी सॉलिड और हमारा सॉल्वेंट भी सॉलिड, इस टाइप का जो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन हमारा बनेगा सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट सॉलिड है। तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो ज्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ज्यादा वाले पे डिपेंड करता है, तो हमारा यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर हमारे आ जाते हैं सारे एलॉयज। एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे हमारे सारे जितने भी एलॉयज होते हैं जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सारे सॉलिड और सॉलिड को मिला के बने हुए, तो ये सारे हमारे किस में आएंगे बच्चे? सॉलिड इन सॉलिड के अंदर। अब अगर हम बात करें लिक्विड इन सॉलिड की, लिक्विड इन सॉलिड, तो यानी कि सॉलिड अभी भी सॉल्वेंट है, लिक्विड एज अ सॉल्यूट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मरकरी विद सोडियम, अमेलगम बनता है। सोडियम मेटल के अंदर मरकरी को डाल के एक अमेलगम प्रिपेयर किया जाता है। तो ये बहुत सी केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं हम। तो ये हमारा हो जाएगा this will be mercury with sodium will act as solid solution again, जिसमें हमारा solute liquid है और solvent solid है। गैस इन सॉलिड, जैसे हाइड्रोजन को प्लैटिनम के सरफेस पे, पैलेडियम के सरफेस पे डाल दिया जाए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक हाइड्रोजन सेल लेते हैं ना, जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है प्लैटिनम के सरफेस पे। व्हाई ओनली प्लैटिनम वी आर टॉकिंग अबाउट? क्योंकि प्लैटिनम एक इनर्ट मेटल है, पैलेडियम एक इनर्ट मेटल है, तो हाइड्रोजन गैस से खुद से रिएक्ट नहीं कर रहे। दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट प्लैटिनम और पैलेडियम ओवर हियर। अब आता है हमारे पास गैस को सॉलिड में। हाँ, तो गैस का सॉलिड में हो गया हाइड्रोजन इन पैलेडियम ले लिया हमने, डिसॉल्व्ड गैसेस इन मिनरल्स ले लिया। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लिक्विड। अब सारे सॉल्वेंट हम लिक्विड ले रहे हैं, तो सॉलिड इन लिक्विड, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सब कुछ सॉलिड इन लिक्विड है। लिक्विड इन लिक्विड, बेंजीन को आप टॉलिन में डाल दीजिए तो दैट इज लिक्विड इन लिक्विड। दो सॉल्यूशंस को, अल्कोहल को वाटर में डाल दीजिए, वेरी फेमस वन, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया? लिक्विड इन लिक्विड। गैस को लिक्विड में, कोल्ड ड्रिंक, कार्बोनेटेड वाटर, CO2 इन वाटर। उसके बाद सॉलिड को अगर आप गैस में डाल दीजिए, कोई भी सॉलिड ले लीजिए भाई, कैम्फर को नाइट्रोजन गैस में, कपूर को नाइट्रोजन गैस में डाल दीजिए, आयोडीन वेपर को एयर में डाल दीजिए, तो कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। लिक्विड को गैस में डाल दीजिए, वाटर वेपर्स होते हैं एयर में, वो लिक्विड ही होता है गैस के अंदर, क्योंकि गैस ज्यादा है वाटर वेपर्स कम है।
gas and gas, air is the mixture of many gases, so air is the best example of gas and gas. तो अब हम बात करेंगे एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी सॉल्यूशन की, कि हम कैसे पता लगाएं कि कितनी चीनी हमारे पूरे के पूरे सॉल्यूशन में है। तो वो तो हमें भैया कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के ना बहुत सारे मेथड हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे मास परसेंटेज की। यहाँ पे मास परसेंटेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मास परसेंटेज क्या है हमारा, हमने कोई कंपोनेंट ले लिए, दो कंपोनेंट ए और बी, सॉल्यूशन में हमने दो कंपोनेंट ले लिए, वन इज कंपोनेंट ए एंड द अनदर कंपोनेंट इज बी। ए एंड बी हमारे दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर। हमने पता लगाना है ए का कितना मास प्रेजेंट है टोटल सॉल्यूशन में, ए का कितना मास प्रेजेंट है टोटल सॉल्यूशन में। तो मास ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन divided by total mass of the solution into 100. It's just like finding the percentage. For example, you have scored 80 marks out of 100 and you just want to find out the percentage, whatever you have scored उसकी आप percentage निकालना चाहते हो। तो कैसे निकालोगे, 80 divided by 100 into 100, टोटल लेंगे ना नीचे। तो यहाँ बच्चे गलती करते हैं बेटा, नीचे हमेशा सॉल्वेंट ले लेते हैं। हमें यहाँ सॉल्वेंट नहीं लेना, मास ऑफ कंपोनेंट ए इन दी सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास लेना है हमने यहाँ पे सॉल्यूशन का इनटू 100, सो दैट विल बी द मास परसेंट ऑफ ए। वी आर टॉकिंग अबाउट टू कंपोनेंट्स ओवर हियर, वन इज ए एंड अनदर वन इज बी। So if I am talking about mass percentage of A, it will be mass of component A in the solution divided by total mass of the solution into 100. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी तो रटा मार लो, मोलैरिटी से क्वेश्चन आता ही आता है, प्रैक्टिकल्स में भी हम बार बार मोलैरिटी की बात कर रहे थे। तो क्या मोल्स हैं सॉल्यूट के डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोल्स भी बच्चों को कई बार नहीं पता होता, तो मोल्स को फाइंड आउट करने का तरीका है, हमें जो मास गिवन है क्वेश्चन में, हमें जो क्वेश्चन में मास गिवन है, गिवन मास इन द क्वेश्चन, given mass divided by molar mass will give us number of moles. Given mass divided by molar mass divided by volume of the solution in liter. Molality, number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. यहाँ पे हम mass लेते हैं solvent का kg में, ठीक है। अब हम आते हैं मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, ए और बी। मोल की फ्रैक्शन यानी कि मान लो हमें कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आपका आ गया मोल फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट ए। एंड हाउ यू रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन, यू रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन बाय यूजिंग काई। काई इसका सिंबल होता है मोल फ्रैक्शन का। कौन सा सिंबल होता है, काई इज द सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन। यहाँ एक्स जैसा ही लगता है काई। और यहाँ पे अगर हमें मोल फ्रैक्शन बी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो होता है ना हमारा, ए कॉम्पोनेंट का प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कॉम्पोनेंट इज टुगेदर इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन टोटल हमारा जो सॉल्यूशन का रहता है इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेटा मोलैरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मोलैरिटी, इनमें से जितने भी हमने मेथड एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन के डिस्कस किए हैं, उसमें मोलैरिटी एक ऐसा मेथड है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाकी सारे मेथड नहीं करते। ये रीजनिंग में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द रीजनिंग, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से रीजनिंग का। देखना यहाँ से क्वेश्चन पक्का है, जो मेरी वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं वो देखेंगे पेपर में, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। मोलैरिटी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बाकी कोई मेथड टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मोलैरिटी किस पे डिपेंड करता है बच्चे, वॉल्यूम पे। और वॉल्यूम जो है ना आपका, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे सिस्टम एक्सपैंड हो जाता है। घर में मम्मी पानी उबालती है पतीले में, तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का तो कनेक्शन है। तो मोलैरिटी क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, बाकी सारे मेथड्स नहीं करते, क्योंकि वॉल्यूम है उसमें और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी है मैक्सिमम अमाउंट, कितना आप सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, वो कहता है उस सॉल्यूट की क्या बताएगा बेटा, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट विल टेल अस द सॉल्युबिलिटी। तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के अंदर जो इजिली
इजिली लिक्विड बनाई जा सकती हैं गैसेस, वो क्या होती हैं, इजिली डिसॉल्व की जा सकती हैं। नेचर ऑफ गैस पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, प्रेशर पे करती है, टेम्परेचर पे करती है। नेचर ऑफ गैस पे तो ऑब्वियसली करेगी, इजिली जो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है गैस वो इजिली डिसॉल्व हो जाएंगी। प्रेशर पे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड विल इंक्रीज। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ अ गैस इन लिक्विड, तो यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी की बात करें, देखो as pressure increases solubility of gas in liquid increases। इस लॉ को, ये जो लॉ है इसका हम कहते हैं बेटा हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ एक बहुत फेमस लॉ है जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार इसकी एप्लीकेशन से इस लॉ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को हमेशा हाई प्रेशर के अंडर सील किया जाता है, क्यों, ताकि उसके अंदर जो गैस है वो धक्के से पानी में डिसॉल्व हो जाए। तो एज द प्रेशर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस, ये तो हमें क्लियर है। तो दिस लॉ इज कॉल्ड एज हेनरीज लॉ। टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस कैसे लिंक्ड है, देखो हम अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल को फ्रिज में रखें तो ज्यादा देर तक गैस एस्केप नहीं करेगी, और यहीं अगर हम किचन की स्लैब पर रख दें तो जल्दी गैस निकल जाती है ना। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। तो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होने पे जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में वो डिक्रीज हो जाती है। और इसी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिसमें हमारा फिश आती है और भी बहुत सारे एक्वेटिक है ना, जो पानी में रहने वाले होते हैं, मछलियां हो गई, इसी तरह भी एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्राणी प्रूणी होते हैं, एक्वेटिक स्पीशीज होती है हमारी। तो ये क्या होती है, ज्यादा कंफर्टेबल है बेटा किसमें, कोल्ड वाटर में एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। ठीक है, एज कम्पेयर टू हॉट वाटर दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। वाई दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, बिकॉज इन कोल्ड वाटर हमारे पास डिजोल्व ऑक्सीजन का कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। इन कोल्ड वाटर वी हैव मोर डिजोल्व ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। तो वो इस वजह से ज्यादा अच्छे से सांस ले पाते हैं पानी के अंदर, इस वजह से वो ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं कोल्ड वाटर में। पर मेरे घर की मछलियां है ना जो एक्वेरियम के अंदर, उनको अगर हीटर ना लगा के दो ना सर्दियों में तो मर जाती हैं। ठीक है भाई, उनका अपना हिसाब है, वो छोटा सा एक्वेरियम है, उनको ठंड लगती होगी मे बी। तो कपड़े नहीं सूखते ना कई बार सर्दियों के अंदर, तो मेरी मम्मी वो एक्वेरियम पे कई बार रख देती है कपड़े, तो सूख जाते हैं, मतलब ज्यादा देर नहीं, ऑफ कोर्स ज्यादा देर नहीं, थोड़ा सा मॉइस्ट रह गया अगर हल्का सा कपड़ा तो एक्वेरियम के साइड में रख देते, वो गर्म होता है ना हीटर की वजह से, तो सूख भी जाते हैं। चलो जोक्स अपार्ट, तो हमारे पास क्या है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की हम बात कर रहे थे। Mole fraction of a gas in solution is directly proportional to the partial pressure of gas in vapor phase। यानी कि गैस का जो प्रेशर होता है पानी के ऊपर उस पे डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है। मोल फ्रैक्शन से यहाँ पे मतलब है कि कितने मोल्स हैं उस गैस के लिक्विड में। अब कितने मोल्स होंगे भैया, कितना गैस अंदर जाएगा उस सॉल्यूशन में, तो किस पे डिपेंड करेगा, ऊपर जो पार्शियल प्रेशर लग रहा है उसी पे। अब ये पार्शियल प्रेशर क्या है यहाँ पे, देखो भाई यहाँ पे दो चीजें हैं, लिक्विड और गैस है ना, दोनों का प्रेशर है टोटल प्रेशर। अब अलग अलग अगर मैं गैस का प्रेशर लूं और अलग से अगर मैं लिक्विड का प्रेशर लूं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, अलग अलग कंपोनेंट्स का जो प्रेशर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर, दैट विल बी कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन, mole fraction of a gas in solution is directly proportional to the partial pressure of gas in the vapor phase। अब हमने यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन देखा, तो एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, सॉल्यूट वाले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, सॉल्यूट के ऊपर, क्योंकि सॉल्यूट के ही तो हम मोल की बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन की। गैस की बात कर रहे हैं तो गैस ही सॉल्यूट है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट हटाया, प्रोपोर्शनैलिटी वाला हमारा जो साइन था उसे हटाया, तो हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गया यहाँ पे, दैट इज के एच, हेनरीज कांस्टेंट इसे हम कहते हैं। हेनरीज कांस्टेंट देखिए, जितना ज्यादा हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू होगा उतना कम सॉल्युबिलिटी होगा। कैसे भाई, देखिए अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखूं कि हमारे पास P बाय हेनरीज कांस्टेंट इज इक्वल टू के एच है, ठीक है, P बाय हेनरीज कांस्टेंट इज इक्वल टू के एच है। तो यहाँ पे हमारे पास हेनरीज कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, हेनरीज कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतना कम हेनरीज कांस्टेंट। तो मोल फ्रैक्शन बेसिकली बेटा यहाँ सॉल्युबिलिटी बता रहा है, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, हमारे पास सॉल्युबिलिटी ज्यादा, केएच की वैल्यू कम, केएच की वैल्यू ज्यादा, सॉल्युबिलिटी जो होगी वाइस वर्सा चलता है मतलब।
एप्लीकेशन, सबसे पहला तो वही सॉफ्ट ड्रिंक। अब इस बार का जो पेपर था ना सीबीएसई का, उसमें एप्लीकेशन पार्ट से ही क्वेश्चन आया था। इस बार वाले में एप्लीकेशन पार्ट से क्वेश्चन आया था, ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट से क्वेश्चन आया था इस बार सीबीएसई में, तो ये छोड़ के नहीं जाने वाली चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एप्लीकेशन कहता है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर, क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी हमें इंक्रीज करवानी होती है, किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। उसके बाद बेंड्स, एक पेनफुल कंडीशन होती है बेंड्स। तुमने देखा कभी स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं टैंक सा कैरी करते हैं पीछे भारी सा, है ना, ऑल तो मुझे अच्छा नहीं लगता डाइविंग करना, मैंने एक बार की हुई है। अगर आप लोगों ने कभी डाइविंग की हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कैसा एक्सपीरियंस था ये भी बताइएगा। देखो मुझे तो डर लगता है इसलिए अच्छा नहीं लगता, वैसे तो सारे एक्सपीरियंसेस करने होने चाहिए लाइफ में, एक्सपीरियंस सारे, और दो की तो मैंने भी हुई है एक बार। तो हमारे पास क्या होता है, तो वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन सिलेंडर कहते हैं, एक्चुअली वो डिजोल्व गैसेस होती है उसमें। तो उसके अंदर उस गैस को हम डाइल्यूट करते हैं, किसके साथ? हीलियम के साथ। क्यों हीलियम के साथ, क्यों गैस डाइल्यूट होती है, और सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है वो हीलियम से डाइल्यूट क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमारी बॉडी में उस सिलेंडर से नाइट्रोजन चली गई तो पानी के अंदर प्रेशर ज्यादा है, हमारी बॉडी में नाइट्रोजन डिसॉल्व हो गई, पर पानी के बाहर तो प्रेशर उतना नहीं है। पानी के बाहर हम जैसे ही आए एकदम से नाइट्रोजन के बबल्स हमारी बॉडी के अंदर आने लगे, और वो एकदम बबल्स आएंगे नाइट्रोजन के, क्योंकि हमारी बॉडी में नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व हो गई थी अंडर हाई प्रेशर विच वाज इन सी, बट आफ्टर कमिंग आउट हमारे को वो प्रेशर नहीं मिला, तो गैस तो बाहर आएगी, इन एनी केस उसे तो बाहर आना पड़ेगा, तो वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आएगी। बबल्स के फॉर्म में बाहर आएगी तो आपकी बॉडी एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन में फंस जाएगी, और उसे हम कंडीशन को कहते हैं बेंड्स। तो इस बेंड्स से बचने के लिए हम हमारे उस टैंक में डिजोल्व हीलियम जो है, मैं यहाँ पे एक हीलियम का मेंशन किया, एनसीईआरटी में और भी एक तो गैसेस मेंशन है, बट ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एयर को हम डाइल्यूट कर देते हैं हीलियम से। हीलियम हमारी बॉडी में उतनी सॉल्युबल नहीं है जितनी नाइट्रोजन है, तो क्या होगा, हमें उस कंडीशन से हम बच जाएंगे। एनॉक्सिया, एनॉक्सिया जो पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, तो वहां पे क्या होता है, पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, वहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन कम मिलता है। ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन कम मिलता है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम गया, डिसॉल्व ऑक्सीजन, तो थिंकिंग जो प्रोसेस होता है वो हमारा कई बार वो इफेक्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज एनॉक्सिया विच इज अगेन गवर्न बाय हेनरीज लॉ ओनली। उसके बाद आता है हमारे पास वेपर प्रेशर। देखो वेपर प्रेशर, रट्टा मारने की किसी भी चीज को जरूरत नहीं है, एट द एंड भी पढ़ रहे हो तो भी रट्टा ना मारो। देखो वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन दी इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। अब ये इक्विलिब्रियम विद लिक्विड ये तो बड़ा मुश्किल हो गया लर्न करना ही नहीं है। देखो हमारे पास पतीले में हम पानी उबाल रहे हैं, उसके ऊपर हमने ढक दिया, ठीक है, अब क्या है, गैस तो पानी को उबाल रही है पर पानी बाहर एस्केप नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर ढक्कन के ऊपर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं पानी की, तो वेपर पानी में बन रहा है, पानी वेपर में बन रहा है, वेपर पानी में बन रहा है, पानी वेपर में बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे वेपर्स इन द इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर तो वही है जो गैस दे रही है, तो ये हमारा जो उस टाइम पे वो जो वेपर्स पानी के ऊपर आके प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे टू वॉलेटाइल लिक्विड की, दोनों ही लिक्विड्स क्या है, वॉलेटाइल हैं, मतलब वॉलेटाइल उड़ने वाले लिक्विड है, दो हमने ऐसे लिक्विड्स मिक्स कर लिए जो कि दोनों ही उड़ने वाले हैं। तो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, हमने किसी एक कंपोनेंट का पार्शियल, पार्शियल मतलब हमने अभी दोनों की बात नहीं की, हमने अलग से उठाया उस दोनों कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट को, उसमें से पार्शियली उसका वेपर प्रेशर कितना है, किस पे डिपेंड करेगा, उसका अकेले का कितना हिम्मत थी उसमें, है ना, अकेले का वेपर कितना था उसमें, प्योर सॉल्वेंट में था तो उसमें कितना प्रेशर था, प्रेशर इन प्योर सॉल्वेंट उसका जो हो गया इनटू द मोल फ्रैक्शन, भाई उसकी मोल फ्रैक्शन कितने मोल्स हैं उसके, उस पर तो डिपेंड करेगा ही। सिमिलरली कंपोनेंट बी का भी। तो अब हमारा डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो दोनों पार्शियल वेपर प्रेशर का क्या होता है, सम होता है। तो हमने दोनों को क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमने टोटल को ऐड कर दिया, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो पी टोटल हमारा एक्स ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, तो पी टोटल हमारा यहाँ से आ गया, ठीक है, हमारा ये डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हो गया। इंपॉर्टेंट चीजें भाई हेनरीज लॉ, और जो हमारा आगे लॉ आने वाला है ये डेल्टन्स पार्शियल प्रेशर, और आगे हम एक लॉ पढ़ने वाले, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आता है इनसे, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इन्हें छोड़ के ही नहीं जाना। मैंने वैसे ही इतने छोटे नोट्स बनाए हैं कि इससे छोटा और क्या ही हो सकता है, इसे तो पढ़ के ही जाना बेटा।
अगर हम एक लिक्विड वॉलेटाइल ले लें और एक लिक्विड नॉन वॉलेटाइल ले लें तो क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल तो अब उड़ने वाली चीज तो है ही नहीं दूसरी, अब शुगर डाल दी अगर आपने पानी के अंदर तो वो तो उड़ के पानी के ऊपर आगे वेपर प्रेशर एक्सर्ट करने नहीं वाली क्योंकि वो तोड़ेगी नहीं। तो उस केस में हमारा जो दूसरे कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर होगा वो जीरो हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे पीबी को क्या ले लिया, जीरो ले लिया। तो एज पर दी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर व्हाट वी विल गेट पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस जीरो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, सिर्फ किस पे डिपेंड किया हमारा, इस केस के अंदर पी टोटल डिपेंड कर रहा है एक ही कंपोनेंट पे, इन केस दूसरे वाला हमारा नॉन वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे राउल्स लॉ क्या कहता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन दी सॉल्यूशन। एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन। जैसे एक ए का ले लिया हमने पार्शियल प्रेशर तो ए की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बी वाला बी की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे ना तो आपको क्या मिलेगा, जैसे हमने यहाँ हटाया तो यू विल गेट पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, जो हमने अभी ऊपर लिखा। अब ये पी ए नॉट आ गया प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के। अगर मैं हेनरीज लॉ की बात करूं तो वो भी कुछ कुछ ऐसा ही था, बस यहाँ पे के एच था इंस्टेड ऑफ पी ए नॉट, के एच वॉज देयर। अगर मैं बोलूं राउल्स लॉ कब एक स्पेशल कंडीशन बनेगा हेनरीज लॉ की, तो क्या होगा, जब के एच और पी ए नॉट बराबर हो जाएंगे तो हेनरीज लॉ विल बिकम अ स्पेशल कंडीशन ऑफ राउल्स, मतलब दोनों लॉ एक जैसे हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनता है बोर्ड एग्जाम में। अब दो टाइप के हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो राउल्स लॉ को ओबे करता है ओवर द एंड, जो राउल्स लॉ को ओबे कर रहा है, जो ये वाला फॉर्मूला ओबे कर रहा है कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से, वो होगा हमारा आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता। अब हमारे पानी के अंदर इंटरैक्शन होगी, पानी में हमने डाला इथेनॉल, ठीक है। अब इथेनॉल और इथेनॉल की आपस में इंटरैक्शन थी, पानी और पानी की आपस में थी। पानी को ले लो ए, इथेनॉल को ले लो बी, यानी कि ए की आपस में इंटरैक्शन है, बी की आपस में इंटरैक्शन है, और एक इंटरैक्शन हमारी ए बी की इंटरैक्शन है। आइडियल सॉल्यूशन के केस में तीनों इंटरैक्शन हमारी क्या है, बराबर है। और नॉन आइडियल के केस में हमारे पास ए और बी इंटरैक्शन ए बी इंटरैक्शन के बराबर नहीं होती। जो मतलब यहाँ जो हम आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वो हमारा राउल्स लॉ को ओबे करता है ओवर द एंटायर हमारा जो होता है, मतलब पूरी एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे राउल्स लॉ को ओबे करता है, वो हमारा आइडियल कहलाता है। तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा ए इंटरैक्शन होता है और बी इंटरैक्शन होता है वो ए बी इंटरैक्शन के इक्वल होता है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हमारे वो होते हैं जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते, उसके अंदर ए इंटरैक्शन और बी इंटरैक्शन आर नॉट इक्वल टू ए बी इंटरैक्शन, तो वो हो गए हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो नॉन आइडियल जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते और आइडियल ओबे करते हैं। तो यहाँ पे राउल्स लॉ के अंदर अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होती है, ये चीज नोट कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और अगर नॉन आइडियल है तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमारे जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो सेपरेट नहीं किए जा सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, वही नॉन आइडियल सॉल्यूशन they cannot be separated by fractional distillation, sorry ideal can be separated by fractional distillation। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन आइडियल और आइडियल के अंदर हमारे पास एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन आती है। बिफोर गोइंग फर्दर इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है। एजियोट्रॉप्स पढ़ेंगे आप इसके अंदर। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं हमारे पास, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो यहाँ पर क्या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है और क्या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है वो देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन मींस मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। देखो हमारे पास दो ये जो लिक्विड कंपोनेंट को हमने मिक्स कर दिया है वो एजियोट्रॉप्स बन जाएंगे आपके। अब यहाँ मिनिमम बॉइलिंग क्या है और मैक्सिमम बॉइलिंग क्या है, देखिए अगर हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है जो राउल्स लॉ ने वेपर प्रेशर प्रेडिक्ट किया है उससे ज्यादा आपको वेपर प्रेशर मिल रहा है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर इज मोर एज प्रेडिक्टेड बाय राउल्स लॉ। तो ये कब हो सकता है, जब ए बी इंटरैक्शन, इथेनॉल और पानी आपस में मिले और उनकी इंटरैक्शन इतनी बढ़िया नहीं है, तो क्या हुआ, उठ के बाहर आ गया अल्कोहल सरफेस पे पानी के, तो उसने वेपर प्रेशर ज्यादा कर दिया।
वेपर प्रेशर ज्यादा कर दिया तो एज प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ इतना नहीं था, अब ज्यादा हो गया वेपर प्रेशर, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से बॉइलिंग कम हो गई, मिनिमम बॉइलिंग हो गई, तो दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और इसके अंदर हमारे पास आता है वाटर प्लस अल्कोहल। और में नेगेटिव डेविएशन में हमारे पास एज प्रिडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ हमारा यहाँ पे वेपर प्रेशर कम होता है, सो दैट इज नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में हमारे पास डेल्टा वी मिक्सिंग इज नेगेटिव एंड डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो नेगेटिव। तो यहाँ पे ए बी इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू ए एंड बी, यानी कि जल्दी से ऊपर नहीं आ रहा है दूसरा कॉम्पोनेंट पानी के, तो हमारा वेपर प्रेशर उतना नहीं हो रहा। तो ये बॉइलिंग हमारी वहां पे क्या हो रही है, वेपर प्रेशर उतना नहीं है तो बॉइलिंग मैक्सिमम है, तो बॉइलिंग यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स ये बनाएंगे वाटर और HNO3, वाटर और एसिड का एग्जांपल आएगा तो आप मिनिमम बॉइलिंग मैक्सिमम बॉइलिंग में देंगे, और ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा, कौन सा मिनिमम बॉइलिंग, तो ये बार बार पूछे जाने वाले हैं, तो इन पर थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, मैंने डाला ही सब कुछ वो है जो सीरियसली बार बार पूछता है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर इस ग्राफ को देखिएगा तो मोल फ्रैक्शन हमारी ए की इस साइड ज्यादा है, ए की मोल फ्रैक्शन हमारी जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ी 0 से बढ़ती गई, और यहाँ पे बी की हमारी जो मोल फ्रैक्शन है यहाँ से यहाँ तक जो है हमारी मोल फ्रैक्शन जो है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक हमारी जो है मोल फ्रैक्शन, ये प्योर बी है आपका, यहाँ पे हमारी मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है, ये देखिए हमारी बढ़ रही है प्रेशर, सॉरी हमारा ये प्रेशर बढ़ रहा है, ये मोल फ्रैक्शन नहीं है, ये मोल फ्रैक्शन बी है। यहाँ हमारा प्योर ए का प्रेशर, यहाँ बी का प्रेशर बढ़ रहा है, बट ये नॉर्मल प्रेशर है, और ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है वेपर प्रेशर, ये ऊपर वाला दिखाई पड़ रहा है कि ज्यादा है, एज प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो दिस इज पॉजिटिव डेविएशन एंड दिस इज द केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन। ये दोनों ग्राफ पॉजिटिव और नेगेटिव को बता रहे हैं। अब हमारे पास ये क्या है, सिंपल जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है, इसमें क्या बता रहे हैं हम कि ये देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहाँ से यहाँ तक मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 to 1 इंक्रीज हो गया, ये प्योर फॉर्म में ए है, ये मोल फ्रैक्शन बी का इंक्रीज हो गया, नाउ दिस इज टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आइडियल सॉल्यूशन का। एजियोट्रॉप्स क्या है, मिक्सचर हैविंग सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, और उन्हें हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि पूछा जा सकता है कि ये डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टीज आ रही है, हमारी प्रॉपर्टी आ रही है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट में, व्हेन वी आर एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इनटू अ सॉल्वेंट, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होता है, हमने नॉन वॉलेटाइल डाल दिया, वेपर प्रेशर कम हो गया क्योंकि वो तोड़ के ऊपर आएगा नहीं, तो वेपर प्रेशर यहाँ पे कम हो गया, तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर, रिलेटिव लॉरिंग मतलब विद रिस्पेक्ट टू दी वेपर प्रेशर जो हमारा ऑलरेडी प्योर फॉर्म में था उसके विद रिस्पेक्ट में। लॉरिंग क्या होगी, ओनली लॉरिंग की बात करें तो P1 नॉट माइनस P1, दैट इज लॉरिंग, एंड रिलेटिव लॉरिंग डिवाइडेड बाय P1 नॉट कर देंगे, तो दिस इज रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 इज इक्वल टू, डिपेंड्स अपॉन व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड कंपोनेंट, यानी कि x2 पे डिपेंड करेगा, x2 पे डिपेंड करेगा क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स, क्योंकि हम वही तो बता रहे हैं ना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि कम, जो आपने ऐड किया, तो N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, देखिए N1 और N2 यहाँ पे दो चीजें हैं, जो N1 है ना वो आपका सॉल्वेंट है जो कि बहुत ज्यादा है, N1 प्लस N2 जब डिनोमिनेटर में आएगा तो अगर 1 प्लस 0.006 करेंगे तो वो 0.006 मैटर नहीं करने वाला, सो इग्नोर दिस N2, राइट ओनली N1 ओवर हियर, सो N2 प्लस N1, तो हमारा हो गया N2 W2 अपॉन में M2, और N1 क्या हो गया W1 अपॉन में M1, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। तो अब हमारे पास आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए हम घर में सब्जी बनाते हैं, सूप भी बनाते हैं, हल्का सा हम कुकर में नमक डाल देते हैं, देखो मेरी तो इन जनरल यही होता है कि मैं टमाटर का सूप बना रही हूँ तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ कुकर में, बढ़िया से टमाटर हमारे गल जाते हैं, बढ़िया सूप बनता है, अच्छा बनता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर होना चाहिए ना उस टाइम, वो 100 डिग्री सेल्सियस में मान लो कोई चीज पक रही है, तो वो बढ़ के 100 पॉइंट समथिंग या थोड़ा बढ़ जाता है, एलिवेट हो जाता है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट, तो दैट इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हमारे पास क्या है,
डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी क्या है, हमारा जो ओरिजिनल जो था हमारा सॉल्यूशन का जो हमारा टेम्परेचर है, एंड टीबी नॉट जो हमारा प्योर था, ओरिजिनल वाला टीबी नॉट है, और टीबी क्या है जो हमारा अब है। ठीक है, मान लो 100 पॉइंट समथिंग अब है और टीबी नॉट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पहले था। तो किस पे डिपेंड करती है सारी चीजें, जनरली मोलालिटी पे डिपेंड करती है। मोलालिटी यहाँ पे हम लेते हैं, तो टीबी इज डायरेक्ट, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एंड डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू के बी एम। के बी यहाँ पे आपका कांस्टेंट है, यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, और इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसको डिफाइन करो। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो फॉर्मूला है जिससे आप M2 निकाल रहे हैं, मास निकाल रहे हैं, मोलालिटी का फॉर्मूला निकाल के, यहाँ पे मास बार बार पूछता जाता है, न्यूमेरिकल में आता है मास निकालिए मास निकालिए, अब हम देखेंगे वैसे न्यूमेरिकल्स भी। तो दिस वाज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हमारे पास आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कुल्फी वाले भैया जब कुल्फी बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं, क्योंकि जो हमारी बर्फ मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस में, थोड़ा सा बर्फ में आइस नमक डाल के, वो हमारा अब आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट -7 डिग्री सेल्सियस, जो कि डिक्रीज हो गया। अब कुल्फी जल्दी से मेल्ट नहीं होने वाली है ना, तो वो हमारा हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बेटा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। टी एफ नॉट आपका प्योर वाला माइनस टी एफ जो आपका अभी है। तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। हमने यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो हमारे पास क्या आ गया, के एफ एम, और सिमिलरली हम मोलालिटी का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास M2 की वैल्यू आ जाएगी। के एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसे कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। अब आपसे कभी पूछा जा सकता है कायरोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, उसे डिफाइन करो, तो आ सकता है पक्का है क्वेश्चन। केल्विन किलोग्राम पर मोल इसकी यूनिट है। बेटा जो जो पढ़ा रही हूँ ना, इनको एटलीस्ट समरी में, फॉर्मूलाज के समरी में जो जो पॉइंट में बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, इनके नोट्स बनाते जाओ। अगर आप सुन भी लोगे तो इतना मेरे इजी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश हो रही है ना कि आपको याद रहे चीजें। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देखो 9th क्लास में हमने पढ़ा था, फ्लो ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम less concentrated side to the more concentrated side, that is called as more concentrated solution, that is called as osmosis। और इस दौरान थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये होता है, और इस दौरान जो हमारा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर अप्लाई होता है सॉल्यूशन की साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोसिस क्या है, किशमिश को पूरी रात पानी में डाल दो, कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, किशमिश के अंदर ज्यादा है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड साइड है, तो पानी कहाँ जाएगा, किशमिश के अंदर, वो स्वेल हो जाएगी, तो दैट इज ऑस्मोसिस, है ना। तो अब यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पे। यहाँ पे हम ऑस्मोसिस के अंदर कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी लेते हैं, तो एक कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, गैस कॉन्स्टेंट पे और टेम्परेचर पे, CRT। तो हम यहाँ पे अगर पूरा फॉर्मूला लिखें, N2/V नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है ना, तो हमने यहाँ पे N2 ले लिया, सॉल्यूट के मोल्स, N2/V into RT, तो पाई V हमारा आ जाएगा M2 इज इक्वल टू W2RT डिवाइडेड बाय पाई V। दिस इज कॉल्ड एज मास। अगर आज पर दी ऑस्मोसिस आपको निकालना तो इस तरीके से निकालेंगे। सॉल्यूशन जिनका दो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है एट अ गिवन टेम्परेचर उन्हें आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जिनका सॉल्यूशन लोअर, जैसे लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, हाइपोटोनिक होता है, जैसे कि लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या होगा, आपका सॉल्वेंट मूव कर जाएगा, इसलिए जैसे रेजिन को हम डिसॉल्व पानी में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास रेजिन के अंदर पानी चला जाएगा तो वो हाइपोटोनिक हो गया। अगर हम बात करें हाइपरटोनिक की, तो हमारे पास हाइपरटोनिक उसका ऑपोजिट जो हो जाएगा वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। इफ वन सॉल्यूशन इज ऑफ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, and if more concentrated solution, the more concentrated solution is said to be hypertonic with respect to dilute। जैसे कि hypertonic solution अगर हम नमक वाले पानी में डाल दें उनको, फॉर एग्जाम्पल मैंगोज को, तो मैंगोज से पानी कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, वो हाइपरटोनिक कहलाएगा। और जब दोनों का हमारे पास सेम रहता है, तो जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दोनों साइड ही सेम है, तो वो आइसोटोनिक, वहां कुछ नहीं होने वाला। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर जो है क्या करें, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इफ अ प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, तो क्या होगा, हमारे पास सॉल्वेंट होगा, उसका फ्लो ऑपोजिट हो जाएगा, वो मोर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, अब वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कहाँ जाएगा, रिवर्स फ्लो होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। नमक पानी
सी वाटर से निकालते हैं तो इसी प्रोसेस से निकालते हैं। देखिएगा, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें तो लगा कि सॉल्यूशन के अंदर क्या है, हमारे हिसाब से सब कुछ हो गया, पर जिंदगी तो हमारे हिसाब से नहीं चलती ना। अगर हमारे हिसाब से क्या था, हमारे हिसाब से क्या था कि KCl था, ठीक है, हमारे हिसाब से KCl था, पर नहीं, KCl ने तो जाके डिवाइड हो जाना था, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया, डिसोसिएशन हो गया। अब जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, जितनी भी हमने पढ़ी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे हिसाब से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। वो भाई साहब ने क्या आके तोड़ के टूट के बड़ी भारी गलती कर दी है, हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को नुकसान दे दिया इसने। हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इसने ऐसा नुकसान दिया कि जो हमारे हिसाब से प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी अब वो हुई ही नहीं। उसकी वैल्यू क्या हो गई वहां पे, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। अगर डिसोसिएशन है तो वैल्यू क्या होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वहां पे, बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल इंक्रीज, क्योंकि हमने सोचा एक ही है मॉलिक्यूल पर एक्चुअली में वो तो हो गए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इन केस ऑफ डिसोसिएशन। तो ये आई होता है हमारा वेन टॉफ फैक्टर, जो कि हमें बताता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास हम किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिटरमाइन करते हैं, तो हमें मॉलिक्यूलर मास क्या मिलता है, डिफरेंट मिलता है एज वी हैड एक्सपेक्टेड। तो ये एबनॉर्मल मोलर मास होगा। एबनॉर्मल मोलर मास कब दिखता है हमें, जब सॉल्यूशन में डिसोसिएशन है, एसोसिएशन हुआ। तो ये डिपेंड करता है आई पे। आई इज ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मोलर मास, या फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अगर आई इज ग्रेटर देन 1, अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई तो ऑब्वियसली डिसोसिएशन हुआ है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया वो, तो भी ज्यादा होगी। और आई इज लेस देन 1, एसोसिएशन के अब जब दो चीजें मिलके एक बन जाएंगी। तो ये भी एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाएगा भाई, ठीक है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी, क्योंकि डिसोसिएशन एसोसिएशन तुमने सोचा ही नहीं हो सकता, हम जो नहीं सोचते वही हो जाता है ना, ऐसे पेपर में होता है, हम जो नहीं पढ़ के आते वही आ जाता है। तो हमने रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आई मल्टीप्लाई कर दिया, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने आई मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया बढ़िया से काम हमारा, ठीक है। अब हम थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं भाई। A solution of glucose in water is labeled as 10% W by V. W by V का क्या मतलब होता है, mass by volume. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution? Density given है 1.2 grams per milliliter. What shall be the molarity of the solution? हमने यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लिया। 100 ग्राम क्यों ले लिया, क्योंकि 10% है, यानी कि 10 by 100, 100 ग्राम हमारा सॉल्यूशन हो गया, जिसके अंदर ये W by W होगा भाई। तभी हमने 100 ग्राम ले लिया। 100 ग्राम मतलब 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमने यहाँ से मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट कर लिए। मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या हो गए हमारे पास, यहाँ पे 10 ग्राम ग्लूकोज है और उसका 180 हमारे पास मास होता है ग्लूकोज का। मोल आ गए। मोल ऑफ वाटर 90 बाय 18 हमारे 5 मोल्स आ गए। मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज की हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर ली। मोल फ्रैक्शन हमने वाटर की भी कैलकुलेट कर ली। तो हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन करनी थी दोनों कंपोनेंट की, वो हमने कर दी। अब मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वो भी कर लेंगे। सॉल्यूट के मोल्स है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी भी है हमारे पास, दोनों ही है हमारे पास, तो हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे वाटर का बढ़िया से मास गिवन है हमें 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो दोनों का हमारा मोल्स भी, मोलैलिटी भी आ गई। अब आते हैं मोलैरिटी पे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वॉल्यूम जो है ना, आप यहाँ पे डेंसिटी से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। डेंसिटी आपकी वॉल्यूम बताएगी। डेंसिटी है आपको सॉल्यूशन की गिवन है, मास बाय में वॉल्यूम आपका सॉल्यूशन का है पूरे का। तो सॉल्यूशन के अंदर आप क्या करेंगे, डेंसिटी इज 1.2, मास आपका सॉल्यूशन का आपको पता है, मास क्या है आपका सॉल्यूशन में, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो आपका वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.2, तो आपकी क्या आ जाएगी, वो डेंसिटी आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी। उस वॉल्यूम को आप मोलारिटी के फॉर्मूला में डालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आपकी मोलारिटी आ जाएगी। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ। हमारी सीरीज को आप डेली फॉलो करिए, तो इसको छोड़िएगा मत, कुछ भी छोड़ के मत जाइएगा इसमें से। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स एंड वाई, इनके वेपर प्रेशर हमें 25 डिग्री सेल्सियस पे बच्चे गिवन है।
हमारे पास एक का वेपर प्रेशर है 120 mm ऑफ Hg और दूसरे का 160 mm ऑफ Hg। तो इफ इक्वल, हमने दोनों के मोल्स इक्वल ले लिए, इक्वल मोल्स को हमने मिक्स कर दिया, आइडियल सॉल्यूशन बना दिया, हमें वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास क्या है, फर्स्ट का कंपोनेंट का हमारा वेपर प्रेशर है 120 mm ऑफ Hg, सेकंड का 160 mm ऑफ Hg। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स एंड वाई हमने मान लिया, क्योंकि इक्वल गिवन है ना हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, तो हमने n मान लिया। तो x का हमारे पास नंबर ऑफ मोल n डिवाइडेड बाय 2n, तो 0.5। टोटल वेपर प्रेशर जो आपका सॉल्यूशन में आएगा P टोटल इक्वल टू P नॉट x प्लस x, P नॉट y प्लस y, P नॉट x इंटू x एंड प्लस P नॉट x हमारा जो y के फॉर्म में वो वाला। ठीक है, तो हमने क्या किया, टोटल वेपर प्रेशर ही निकालना था एज पर दी डाल्टन्स लॉ, तो हमने यहाँ पे 120 मोल्स हमने निकाल ही लिए थे, तो 140 mm ऑफ Hg आ गया। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाय द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड अल्कोहल, ये मैंने पहले बताया था, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन हम पहले भी कर चुके हैं। तो मोलर मास वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, हमें यहाँ मोलर मास कंपाउंड का कैलकुलेट करना है। 6.3 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन 27 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका 68.04 डिग्री सेल्सियस ओवर हियर, क्लोरोफॉर्म का 61.04 kb आपको गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, सॉल्वेंट गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लगेगा यहाँ पे। तो हमने कुछ नहीं किया, मोलालिटी निकाल ली, मोलालिटी निकाल ली और आप वही फॉर्मूला लगा दीजिएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। ये फॉर्मूला लगा के आपका जो है, जो हमें चाहिए मोलर मास कंपाउंड का आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, you can find out the molar mass by using this formula. Calculate mass of ascorbic acid to be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its boiling point by 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे भी हमारे पास लॉरिंग हो गई 1.5 डिग्री सेल्सियस। देखो हमने डिफरेंस लिया है तो डिग्री सेल्सियस को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.5 केल्विन, या 273 ऐड मत कर देना, क्योंकि देखो 100 में से अगर आप 80 माइनस करो सेल्सियस में तो भी वो 20 रहेगा, क्योंकि ये डेल्टा में होता है। ठीक है, और अगर इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लो 373 माइनस जो भी केल्विन माइनस करोगे तो भी वो सेम ही रहेगा, तो डिफरेंस तो वही रहेगा। तो हमने 1.5 केल्विन ले लिया डायरेक्ट। तो डेल्टा टीबी के बी इंटू 1000 पूरा हमने यहाँ पे ओपन कर दिया, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं करके दिखाया था, मैंने यहाँ पूरा ओपन करके शो किया। के बी इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। तो हमारे पास W2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5.08। तो हम यहाँ से मास निकाल लेंगे। कैलकुलेट मास ऑफ CaCl2, हमने यहाँ पे डिसोसिएशन का भी गिवन है केस, तो हमने TF निकाल लिया, डेल्टा TF निकाल लिया। डिसोसिएशन CaCl2 का कैसे होगा, I इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 पार्ट्स में डिसॉल्व होगा, Ca2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से I भी हम यहाँ पे कंसिडरेशन में लेंगे, क्योंकि हमें बोला गया है कि हमने अज्यूम करना है डिसोसिएशन, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला में I से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दैट इज व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय I। सारी वैल्यूज को पुट करके वी आर गेटिंग आवर आंसर। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इफ बेंजोइक एसिड इज एसोसिएटेड, यहाँ पे डाइमर बोल दिया गया कि बेंजोइक एसिड का डाइमर बन जाएगा, और हमने इसे बेंजीन में डिसॉल्व किया है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 6.1 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज 6.1 atm, 6.5 atm। ठीक है, तो यहाँ पे हमें KF की वैल्यू गिवन है, MB की वैल्यू गिवन है, बस यहाँ पे I आ जाएगा हमारे फॉर्मूला में। और डिसोसिएशन ऑफ CaCl2 में हमारे पास, चलो दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ना, तो हमें ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करना है, थोड़ा सा हैंग हो गया था मेरा सिस्टम। तो हमारे पास फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर इज I इज इक्वल टू CRT। हमने यहाँ पे बेंजोइक एसिड का क्या है, डाइमर बनाया है, तो हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर I जो है वो क्या होगा, I हमें यहाँ पे क्या है कि हमें बोला गया है कि डाइमर बन रहा है, तो हमें यहाँ पे I इज द वेंट ऑफ फैक्टर, C इज द कॉन्सेंट्रेशन एंड T इज द टेम्परेचर। पाई की वैल्यू हमें गिवन है, वेंट ऑफ फैक्टर में निकालना है, क्योंकि हमें परसेंटेज एसोसिएशन पूछा है, मतलब I पूछा है। तो सारा कुछ हमने फॉर्मूला में डाला और हमारा आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूलाज और इन चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बड़े आराम से हो जाएंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें मैं पूरी केमिस्ट्री का एक ऐसे असाइनमेंट आपको शेयर करने वाली हूँ, कैसा PDF जो कि सारे क्वेश्चंस आपके कवर कर देगा बोर्ड के लिए, वो करके जरूर जाइएगा, उसे छोड़ के मत जाइएगा। एंड वन मोर थिंग, वी आर स्टार्टिंग वन ऑनलाइन कोर्स
दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च प्रोबेबली फ्रॉम मार्च 28। तो आपके जो भी ब्रदर सिस्टर हो जो भी ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, प्लीज डू लेट मी नो। आई विल गिव द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिस पे आप व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं इस कोर्स के बारे में। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी सीरीज अच्छी लग रही हो, आपको हमारी वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।